नमस्कार, मैं आपके साथ सचिन और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। बहुत स्वागत है आपका। और चलिए नजर डालते हैं उपचुनाव की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। विजयपुर में 77.42 और बुधनी में 75.05% मतदान हुआ। विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी में इस बार भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उतारा है। बुधनी जहां छिटपुट विवाद की खबरें आई, तो वहीं विजयपुर में हंगामा कुछ ज्यादा ही हुआ। वहां के तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए शिवपुर मुरैना रोड पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। अंधीपुरा खाड़ी केसी गांव के लोगों ने भी ऐसी ही हरकतें की हैं, शिकायतें की हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के भोपाल दफ्तर पहुंचा और भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यानी कुल मिलाकर दोनों ही सीटों पर आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदान पूरा हुआ। अब ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल, इन सब ने मतदान किया। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, इन्होंने भी मतदान किया। कार्तिकेय सिंह, बीजेपी नेता। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रत्याशियों ने, बड़े नेताओं ने मतदान किया। हालांकि दोनों विधानसभाओं के चुनाव में इस बार मत प्रतिशत जो है वो गिरा है। विजयपुर में लगभग 75% मतदान हुआ, वहीं बुधनी में 72% लगभग मतदान हुआ और ये पिछली बार की तुलना में कम है। विजयपुर में 1 घंटे के मतदान के बाद बहुत सारी डिस्टर्बेंस सामने आई। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के गांव में भी हंगामा हुआ। सशस्त्र सैनिक के एक युवक को थप्पड़ मारने के बाद बवाल मच गया। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने मतदान का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 50.50% मतदान हुआ है। इस सीट से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच है। सुनील ने सुबह शुभ मुहूर्त में मतदान किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में वोट डाला। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 10% मतदान कम हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण में 60.20% मतदान हुआ था, वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में 61.70% मतदान हुआ था। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ, जिसका परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस उपचुनाव में 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सभी के भाग्य का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग की गई। हालांकि इस बार देखा गया कि मतदान की जो मत प्रतिशत है वो भी कम हो गई थी। तो मत प्रतिशत इस बार लगभग 10% कम हो गया।
तो चलिए उपचुनाव पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, के शर्मा और राकेश अंचल, वरिष्ठ पत्रकार है तीनों। तो हम चर्चा करेंगे उनसे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं दोनों, बुधनी हो चाहे विजयपुर हो चाहे रायपुर दक्षिण हो, दोनों में आज क्या कुछ रहा, और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों ने काफी कुछ देखा है, तो आपके नजरिए से ये सारी चीजें किसके हक में गई है आज, और तीनों ही विधानसभाओं में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुआ है। मैं आपसे जान लेता हूं सर, राकेश अंचल साहब। धन्यवाद सचिन जी। आज जो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, वो जाहिरी तौर पर तो मेरा अनुभव कहता है कि वो सत्ता पक्ष के पक्ष में ही हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से इन सीटों पर सत्ता पक्ष ने चुनाव लड़ा है वो काबिले गौर है। और इस उपचुनाव को देखते हुए मुझे 2023 में जो इसी मुरैना जिले में से लगा हुआ, श्योपुर जिले से लगा हुआ इलाका है मुरैना का, दिल्ली विधानसभा चुनाव याद आ गया। वहाँ से मौजूदा हमारे मध्य प्रदेश से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वो चुनाव जीते थे। तो ठीक वही एक आतंक और तनाव का माहौल इस छोटे से उपचुनाव में रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रात में वहाँ डेरे डालने पड़े, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मामूली सा चुनाव है, कोई भी उपचुनाव में जीता जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो विजयपुर का चुनाव है, इसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हाल में ही कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इसलिए उनकी हार का खतरा शायद सरकार को या सरकारी पार्टी को ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा यहाँ तनातनी भी हुई, यहाँ प्रत्याशियों को मतदान के दिन पुलिस अभिरक्षा में बिठा भी दिया गया, कई मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, कई जगह धक्का मुक्की नहीं बल्कि लाठियां भी चल गई। तो ये थोड़ा सा करना जिसकी है सत्तारूढ़ दल को, जो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही हालत है। तो ऐसे में चुनाव को बहुत आसानी से और सहजता से लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुधनी में भी ये स्थिति हुई। बुधनी में प्रतिष्ठा माननीय पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री अपने केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर थी। बहुत आसानी से वो चुनाव बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन जिस ढंग से वहाँ मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा लज्जास्पद है। और अब इसमें जनादेश का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो वोटर है उसकी भूमिका बड़ी सीमित रही है। वो तो वोट डाला, लेकिन फैसला तो पहले से हो चुका है। जी सर, एक जो सवाल है जो तीनों विधानसभाओं के लिए चिंता का विषय है कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम हो गया, विजयपुर में भी हमने देखा, तो इसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए सचिन जी, वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीट पर जरूर कम हुआ है, और लोगों को ये मालूम है कि सरकार इनकी है, एक सीट के घटने और बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो मतदाता ने बहुत उत्साह से भाग नहीं लिया। और दूसरे, कल से जो है देवताओं का जागरण हो गया, तो शादी ब्याह का भी मौसम था, तो कुछ उस वजह से भी लोग कम संख्या में मतदान के लिए निकले हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर तो औसत मतदान ठीक है, 70-75 के बीच में हुआ है प्रतिशत के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कम मतदान जो है वो हो सकता है सत्तारूढ़ दल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे। तो जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए सर हमारे साथ में, चर्चा अभी जारी है। मैं डॉक्टर के शर्मा से बात कर लेता हूं। सर, आपके यहाँ पे भी इस बार जो है वोटिंग परसेंट वो भी कम हो गया, तो आप क्या इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ के में एकमात्र रायपुर दक्षिण में चुनाव हुआ है, और रायपुर राजधानी है, और राजधानी में 4 विधानसभा सीट है, और एक क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो एक कारण तो ये भी है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। खासकर कॉलोनी इलाकों के मतदाता क्यों बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि आपको दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं है, फिर भी आपके लिए नोटा का एक ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं, लेकिन लोग घर से बाहर नहीं निकले। जबकि कांग्रेस और भाजपा के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बूथ स्तर पर समिति बना रहे हैं, पन्ना प्रभारी उसके नीचे बना रहे हैं, एक एक घर पर आप जाने की बात करते हैं,
इसके बावजूद आप अपने मतदाताओं को निकाल नहीं पाए। कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं से आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि विरोधी दल अपने मतदाताओं को नहीं निकाल पाए और जीत पे दावा कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जो बृजमोहन अग्रवाल की अनुपस्थिति में जो चुनाव हो रहा है उससे मतदाताओं में एक निराशा क्या थी कि बृजमोहन के जगह में जो सुनील सोनी को दिया गया, निश्चित रूप से वो पार्षद से महापौर, आरडीए अध्यक्ष और सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस उन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते रही है। ये जनता में कितना असर हो। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है जो युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रत्याशियों में नाराजगी का एक कारण भी हो सकता है, दूसरा जागरूकता हो सकती है, तीसरा चीज जो मैंने कहा कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक में हो रहा है, तो जो कर्मचारी हैं या मजदूर हैं वो काम के लिए गए हैं, क्या प्राइवेट क्षेत्रों में अवकाश की तैयारी नहीं थी या प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो छुट्टी दी थी, मतदाता वो कहीं पे भी हो उनको छुट्टी दी जाएगी। तो तमाम प्रकार के आंकड़े हैं और जो जीत हार की जो बात हुई तो निश्चित रूप से सभी ये मान के चल रहे हैं कि जो 67,000 की लीड है वो बहुत कम होकर आ जाएगी। 20-30 हजार भाजपा की तरफ कहेगा और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जीत भाजपा की होगी। जैसे अभी बात कही जा रही है कि चुनाव यहाँ भी है, सरकार भाजपा की, सरकार की सेहत प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने कम मार्जिन यदि होगा तो सरकार को इस पर चिंतन करना पड़ेगा और भाजपा को चिंता करनी पड़ेगी। आप जो लीडर बेस्ड पार्टी कहते हैं उसके बावजूद आप मतदाता नहीं निकाल पाए और कम मतदान के लिए मुझे लगता है कि हम सब भी एक जागरूकता की जो बात करते हैं उसके बावजूद यदि हम घर से मतदान के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये तो पूरे लोकतंत्र के लिए एक चिंता की बात है। छत्तीसगढ़ राजधानी है और मतदाताओं में जागरूकता राजनीतिक रूप से देखा जाता है, इसके बावजूद इस क्षेत्र से कम मतदान होना चिंता का तो कारण भी है। जी केके जी, एक सवाल और सर, कि जब तक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे थे तब तक जो वोटिंग थी वो ठीक ठाक रही और इस बार सीधा 10% कम हो गया। क्या आप इसको भी कोई कारण मानते हैं कि लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि भाई जो बृजमोहन अग्रवाल जिन पर हाथ रखे हुए हैं वही जीत जाएगा और हमको तो कोई जाने की जरूरत है नहीं? क्या ये कारण हो सकता है? निश्चित रूप से मैं अपने कारणों में ये कारण को भी गिना था कि बृजमोहन की अनुपस्थिति से कहीं मतदाताओं में निराशा तो नहीं, क्योंकि बृजमोहन एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता या मतदाता भी मतदान करते थे, जिसके चलते हुए इतनी ज्यादा लीड आती थी। इस बार कांग्रेस ने इस पर भी मेहनत की है कि उनके मतदाता और कार्यकर्ता वापस लौटे। खासकर 19 में से 11 पार्षद कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया कि आपके क्षेत्र में यदि लीड नहीं मिलती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो आपकी टिकट कट जाएगी नगरीय निकाय चुने वाले। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मतदाताओं को लौटाने के लिए जो प्रयास किया, जो कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया, खासकर दीपक वैद्य इसके लिए सक्रिय थे कहा जा सकता है, तो इसका कितना असर हुआ ये देखने वाली बात है। और बृजमोहन निश्चित रूप से 1990 से लेकर अब तक अब देखेंगे तो चुनाव का परसेंटेज पिछले समय जैसे लोकसभा चुनाव में 61.42% हुआ था जी। उससे पहले विधानसभा 2018 में 61.78% मतदान हुआ था। तो ये 60-61% का रेशियो रहा है। उससे पहले आप जाएंगे तो परसेंटेज 64-68% तक गया हुआ था। कम मतदान जो है उस चुनाव में सरकार के क्या दिखाना चाहती है कि सरकार से नाराजगी जो कांग्रेस कह रही है, तो इसमें जो योजनाएं हैं उनका क्या है, इसका असर नहीं हो पा रहा है। क्या मेन बात है कि मतदाताओं को निकालने में कांग्रेस और भाजपा असफल रहे हैं। अब ये बात का अलग है कि मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाता कम निकले हैं करके भाजपा दावा कर रही है हमको लाभ मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी होने के कारण अधिक मतदान यदि सुंदरनगर में या ब्राह्मण पारा में हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर बेहतर है। टोटल मिला के सब तरफ से आंकलन किए जा रहे हैं, लेकिन कम मतदान दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक विचारणीय होना चाहिए, चुनाव आयोग के लिए भी और हम सभी के लिए कि इस प्रकार से मतदान कम हो रहा है। कारण कि जागरूक मतदाता पढ़े लिखे हैं, कॉलोनी क्षेत्र में या पूरे देश में ये स्थिति देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होता है। जी जी के शर्मा जी, मैं रुक कर लेता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर, आपके यहाँ पे भी सर इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है, क्या इसका कारण सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान थे? देखिए, वोटर टर्नआउट इफेक्ट होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं जी। हर इलेक्शन में जो वोटर बिहेवियर होता है वो बदलता जाता है। ये तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बाईपोल्स हुए हैं। बाईपोल्स में कारण कैंडिडेट भी होता है, इलेक्शन मशीनरी भी होती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं कि वो कितना जनता को जागरूक इलेक्शन के प्रति कर पाई। देखिए, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, चाहे बुधनी हो या फिर बीजापुर हो या रायपुर
साउथ हो, इन तीनों सीट्स पर 3 दिग्गज नेताओं की सीट है ये। ब्रजमोहन अग्रवाल लंबे समय से वहां एमएलए रहे, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से बुधनी में एमएलए रहे जी। और विजयपुर से जो कैंडिडेट के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, पहले वो कांग्रेस से लड़ते रहे, वो कहीं ना कहीं 93 से लगातार कैंडिडेट है। इसमें वो लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2 बार वो चुनाव हारे, एक 1998 में और एक 2018 में वो चुनाव हार गए। अब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या इंटरेस्टिंग इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं विजयपुर है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि रामनिवास रावत एक कद्दावर नेता कांग्रेस के होने के साथ पार्टी छोड़ देते हैं लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को 36,000 की लीड मिलती है विजयपुर से, जिसके कारण कांग्रेस चुनाव वहां हार रही है। जबकि यह माना जा रहा था कि ग्वालियर चंबल डिवीजन की भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये ऐसी 3 सीट्स थी जो कांग्रेस को जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिकली रामनिवास रावत की उस दुखती हुई रग पर हाथ रखा, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको इग्नोर किया, जिसमें वो एक ओबीसी के बड़े फेस थे, सीनियर मोस्ट एमएलए थे, सीनियर पार्टी लीडर भी थे, ना तो उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया, ना उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। इन सब के बावजूद उनके अंदर जो दर्द था, उस दर्द को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सफलता के रूप में खींच लिया, और आज वो जो चुनाव मैदान में है उसमें कहीं ना कहीं 2 बड़े मध्य प्रदेश के राजनेता, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र सिंह तोमर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनको लाने में इन्हीं दोनों का रोल महत्वपूर्ण रहा है। अब चूंकि डॉक्टर मोहन यादव वहां एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो भी चुनाव है वो कहीं ना कहीं विजयपुर की विकास का चुनाव है, क्योंकि इतने समय, लंबे समय तक पार्टी सत्ता में थी नहीं रही कांग्रेस, और उनको मौका नहीं मिला, इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज जरूर कहना पड़ेगी, इंटरेस्टिंग है कि विजयपुर में रामनिवास रावत तब भी जीतते रहे जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, यानी ये वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। तो इसका कारण क्या है कि रामनिवास की कहीं ना कहीं जो पीपल कनेक्टिविटी है या उनका इंडिविजुअल कनेक्ट है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर ज्यादा है, क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो हमेशा ही आदिवासी कैंडिडेट से जनरली रहा है। तो ये माना जाता ना कि बीजेपी ने वहां जो 50 to 60,000 इलेक्टर्स हैं आदिवासी कम्युनिटी, वो भी पर्टिकुलरली पीबीटीजी ग्रुप्स के, तो उनको आकर्षित करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सफल रही। लेकिन रामनिवास रावत फिर भी चुनाव जीत रहे, तो कहा यह जा सकता है कि अगर उसमें से भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल वोट मिलता है या फिर उनका जो पर्सनल बेस वोट है वो, और पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है, और वो एक ऐसा इलेक्शन लड़ती है कि स्ट्रेटजिकली अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करती है, मैनेजमेंट करती है, और जैसा कि उसने पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में दिखाया भी है। और मोहन यादव ने 29 की 29 सीट लोकसभा में जीती, जबकि बीजेपी का परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ स्टेट्स में बहुत खराब रहा एज कंपेरेटिवली टू मध्य प्रदेश। तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो चुनाव है इलेक्शन कैंपेन की स्थिति को देखते हुए, तो ये माना जा सकता है कि वहां लीडिंग पोजीशन में कांग्रेस जा भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। और ठीक वैसा ही अगर बुधनी का हम जिक्र करते हैं तो बुधनी में एक बड़ा लीडरशिप वहां पर, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो 1 लाख से अधिक वोटों से जीते। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की पाबंदी है। सर, मैं राकेश जी के पास आना चाहूंगा। राकेश जी, डिस्टर्बेंस भी बहुत देखने को मिला, क्या वो इलाका जो है वो चंबल से जुड़ा हुआ है, क्या वहां पे हमेशा इस तरह का होता है, जैसे कि फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, कहीं हंगामा हुआ, क्या हुआ है वहां पे? देखिए सचिन जी, ये तो चंबल का इतिहास है। यहाँ अब तो मशीनों से वोट डलने लगे हैं, तो मारपीट और लूटपाट कम हो गई है, लेकिन जब पर्चियों से मतदान होता था तब भी ये घटनाएं होती थी। लेकिन इस घटना में अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और वो कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन इसी चुनाव में आपने देखा होगा कि इस अंचल के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चमकदार सितारे रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो एक दिन इस चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं है, वो बुधनी नहीं है। तो ये पार्टी का आंतरिक असंतोष की अपनी जगह है, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ रातों को डेरे डालने पड़े, तो प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को पांव पांव पैदल चलना पड़ा। जबकि नैतिक रूप से होता है कि विधानसभा अध्यक्ष तो चुनने के बाद फिर सभी का हो जाता है, तो वो ऐसे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह ये नरेंद्र सिंह जी के लिए बन गया था,
और तो वो लगे रहे और उन्हें वो सीट जीतनी भी करेगी। साम दाम दंड भेद से सबका इस्तेमाल इस बार हुआ है। इंडिया के जाने न जाने से बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अगर पार्टी अगर ये चुनाव लूज करती है तो इसका सारा श्रेय इंडिया के खाते में बिना कहे चला जाएगा। हालांकि ये अनुशासनहीनता तो होगी। जी, तो आपका कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चलिए मैं अब रुक करता हूं के शर्मा की तरफ। सर मैं आपको अब चलिए मैंने आपको देख लिया कि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा था। अब आप ये भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से इस बार बाजी कौन मार रहा है? बाजी की स्थिति देखिए 23 तारीख को तय होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि भाजपा की लीड कम हो रही है और बहुत कम हो रही है, कह भी सकते हैं। तो कहने का जैसे मैं कह रहा हूं कि 69,000 से यदि 15,000 में आ जाती है तो क्या ये कांग्रेस के लिए जीत है? जिस तरह से एक दाव लगा था, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था 42,000 वोट जो महंत राम सुंदर दास को पिछले चुनाव में मिला था 2000, उसमें से एक सीट आगे नहीं मिली, एक चुनौती थी। टीएस सिंहदेव ने इसे स्वीकार किया और ₹1 का शर्त भी लगा दिया। तो ये निश्चित रूप से है कि ये जो कांग्रेस का जो वोट है वो बढ़ जाएगा और उसके भाजपा का जो है वो जीत का अंतर जो है बहुत कम हो जाएगा। ये सरकार के लिए भी मुझे लगता है चिंतन करना पड़ेगा क्या है। और कांग्रेस ने जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद लगातार सड़क से लेकर सदन तक, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या बलौदा बाजार की घटना में सतनामी समाज को जो प्रभावित हुए उसको लेकर के, लोहारीडी में साहू समाज प्रभावित हुए उसको लेकर के, और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ रहते ही हैं ये माना जाता है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी आप देखें बृजमोहन जी के रहते हुए 253 में से जिन 26 बूथों पर कांग्रेस को लीड मिली थी वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों में कम मतदान का कितना असर होता है? तो तमाम प्रकार की बात करें तो बृजमोहन की अनुपस्थिति और उसके साथ ही मतदाता जो बाहर नहीं निकले हैं इसको लेकर क्या दोनों प्रत्याशियों से नाराजगी थी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उपचुनाव है, सरकार सामने है और दोनों ही ओर से वरिष्ठ नेता सभी मैदान में थे। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। स्वयं बृजमोहन अग्रवाल एक अर्जुन की भूमिका में, मैं कहता हूं कि क्योंकि महाभारत में जो अर्जुन की भूमिका थी वो बृजमोहन अग्रवाल थी। जीत तो भाजपा की, लेकिन अंतर कम हो जाना ये भाजपा को सोचना पड़ेगा। यदि 69 से लेकर 20 जी के शर्मा जी, तो आपका कहना है कि कांग्रेस को जो वोट मिलना है वो इस बार ज्यादा हो जाएगा और सरकार के होने के बावजूद बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कम हो जाएगा इस बार। चलिए मैं रुक करता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। सर आप भी बता दीजिए, आपका भी एनालिसिस हमने सुना और वो भी बहुत अच्छा था कि इस बार कौन बाजी मार रहा है सर आपके यहां से? इलेक्शन इंजीनियरिंग को यूज किया दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पर। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर या बुधनी में नहीं आए तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिरादित्य की अकेली दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में चुनाव जीता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 2003 से चुनाव जीतती रही है। ज्योतिरादित्य कांग्रेस में जब थे तो 2018 में भी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हेड थे, वो 2013 में भी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हेड थे, लेकिन वो पार्टी को तो नहीं ला पाए। 18 में हालांकि पार्टी आई, लेकिन जब एमएलएस की बात आई तो ज्योतिरादित्य की जगह एमएलएस, नंबर ऑफ एमएलएस दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के साथ ज्यादा थे, इसके कारण वो नहीं बन पाए। तो ये कहीं ना कहीं जरूर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बेहतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर नहीं चल रहा है। हालांकि पार्टी ये भी कहती है, या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि वो दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर बिजी है, क्योंकि वो मराठी है और महाराष्ट्र में चुनाव भी है। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये वो कारण नहीं, जबकि ये कारण मुख्य रूप से नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य के बीच में जो स्थिति चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अब कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश की दोनों सीट्स पर कौन लीडिंग पोजीशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कैंपेन किया, जिस प्रकार से चुनाव में वोटर्स को अपनी तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्टेट की स्कीम्स या हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जाने का प्रयास किया, उससे ये लगता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में रहा है वही ट्रेंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई इन दोनों बाईपोल्स में दिखेगी। तो बिल्कुल मैं समझ गया। हमने तीनों जो मेहमानों हैं उन्होंने बताया कि हो सकता कि तीनों ही विधानसभाओं में बीजेपी जो है वो जीत सकती है। हालांकि ये जो असली जो चीज है, रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को सामने आएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तीनों विधानसभाओं के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। मतदान आज हो गया है और किसकी किस्मत खुलेगी ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। और हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।